जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो टॉपिक है वो मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजी पे। हमने जब अपनी कंपनी को लॉन्च करना है, मल्टीनेशनल लेके जाना है अपनी कंपनी को, तो उसके जो पैटर्न है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करते हैं। आपका जब इंटरनेशनल आपने कंपनी को लेके जाना है तो सबसे पहले आपको पता आपकी ओरिएंटेशन क्या है, मतलब आपकी डायरेक्शन क्या है। फिर उसकी उसकी फॉर्मेशन होती है, वो प्लानिंग होती है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन होती है उसकी। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं पहले। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, देखिए स्ट्रैटेजी जो वर्ड है वो आर्मी से निकला है, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी इवैल्यूएट करती है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी क्या है। अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए वो अपॉर्चुनिटी गेन करती है और फिर एक प्लानिंग, एक गोल सेट करती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, और मार्केट में अपॉर्चुनिटी ये है कि आजकल हर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, एप्लीकेशन यूज़ करता है, मोबाइल फ़ोन हर एक के पास है, तो हम ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनाते हैं, चलेगी। तो इसमें हमें देखना होता है कि हम लोग की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, लॉन्च कर दो। इंटरनेशनल आपने जाना है तो इंटरनेशनल में किस मुल्क में अपॉर्चुनिटी है, किस मुल्क में वो चीज़ बनती है जिसका हमें एडवांटेज है, जो हम अच्छी बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन में आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किस मुल्क के कल्चर को आगे लेके चलना है। इसमें देखिए यहाँ बताया गया है प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन मीन्स कि किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ पे आपका फोकस ज़्यादा होगा। यहाँ लिखा है नंबर 1 आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी, हो सकती है एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक ये जिसमें आपके मैनेजर्स, आपकी कंपनी जो है वो कल्चर, वैल्यूज, पेरेंट कंट्री पे रिलाई करती है। जो पेरेंट कंट्री के जो वैल्यूज और इंटरेस्ट है उसको देखते हुए स्ट्रेटेजीज बनाती है। पॉलीसेंट्रिक, अच्छा पेरेंट कंट्री कौन सी, जहाँ से मल्टीनेशनल ओरिजिन हुई है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान आती तो अमेरिकन कंपनी के कल्चर को देखते हुए देखा जाएगा, वो पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। हम देखते हैं काफ़ी अच्छी एग्जांपल अभी डिस्कस करते हैं इसको। पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक प्रीडिस्पोजिशन है जी कि जिसमें हम रिलाई करते हैं लोकल कल्चर में, मतलब पाकिस्तान में आना है तो पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। फिर रीजनो सेंट्रिक है जिसमें रीजन के कल्चर को प्रमोट किया जाता है, फॉर एग्जांपल एशिया के कल्चर को, यूरोपियन यूनियन के कल्चर को, तो एक खित्ते के रीजन को प्रमोट किया जाता है। और इसमें अगर तो सेम खित्ते में है तो पेरेंट कंट्री और होस्ट कंट्री, इन दोनों का जो कल्चर है वो सेम हो जाएगा। लास्ट वन जी आपका जियो सेंट्रिक। जियो सेंट्रिक में आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं, किसी एक कल्चर को फोकस नहीं करते, आप वर्ल्ड वाइड करते हैं कि जो वर्ल्ड में ज़्यादातर चलता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमने बेचना है रूअफ़ज़ा, बेचना है हमें रूअफ़ज़ा बेचना है, तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी पॉलीसेंट्रिक में भी आ सकती है, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी रीजन में भी आ सकती है कि रूअफ़ज़ा पाकिस्तान में चलता है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। फिर अगर आपने जीन्स बेचनी है तो जीन्स आपकी जियो में आ सकती है, एथरो में भी आ सकती है, जियो में आ सकती है। इस तरह से आपकी ड्यू है, ड्यू भी आपके एथरो में आ सकती है। फिर स्ट्रेटजी फॉर्मेशन की बात करते हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी ओरिएंटेशन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए अगेन वही हमने जो बात की कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके लिए आप एनालिसिस करते हैं। एक है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट असेसमेंट, एक है जी आपका इंटरनल इन्वायरमेंट असेसमेंट। एक्सटर्नल तो हम पहले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्क्रीनिंग्स डिस्कस की थी, 7 स्क्रीनिंग्स, 6-7, जिसमें आप कल्चर चेक करते हैं, आप इंडस्ट्री एनालिसिस चेक करते हैं। ये वो सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है इसमें कि हम अपने आपका कंपटीशन कैसा है, उसकी इंडस्ट्रीज कैसी है, उस मार्केट में कौन कौन से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपटीशन में है कंपनी, उससे मुकाबला कैसे होगा, ऑलरेडी उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, ये सब लोग आप इसमें चेक करते हैं।
उसके अलावा आप लोग यहाँ पे ये बताया गया जी, एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं 5 फोर्सेस मॉडल। यहाँ पर सही से आपको नजर आएगा। देखिए 5 पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। इंडस्ट्री का जब एनालिसिस करते हैं तो ये मॉडल बहुत कामयाब है। इसमें कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि वो इंडस्ट्री कैसी है, उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसमें पोटेंशियल है बिजनेस करने का या नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स यहाँ बताई गई है। अगर तो बार्गेनिंग बायर्स जो कस्टमर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर हाई है, मतलब कोई चीज़ आप बेचते हैं तो कस्टमर कहता है जी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं किसी और दुकान से ले लूँगा, प्राइस कम कर दो। इसका मतलब बार्गेनिंग पावर कस्टमर की ज़्यादा है। तो ऐसी इंडस्ट्री में हम लोग को इतना फ़ायदा नहीं होता। इससे हमें पता लगता है कि इसमें एक तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, बायर्स के पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, तो वहाँ इतना फ़ायदा नहीं है। प्लस बायर्स, ये डिपेंड भी करता है कि बायर्स की जो आप चीज़ बेच रहे हैं उसको उसकी नेसेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन मेडिसिन में बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन स्टिल मेडिसिन, जो मेडिसिन जहाँ से मिल जाए हम वहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि हमें मेडिसिन चाहिए होती है। हेल्थ का मामला है, अगर किसी अगर पेरेंट्स के लिए चाहिए तो वैसे ही सेंटी इन्वॉल्व होते हैं, आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। फिर है जी आपके बार्गेनिंग, आपके थ्रेड ऑफ सब्सिट्यूट। अगर तो अगेन जो आप चीज़ आप बेच रहे हैं उस इंडस्ट्री में, उस मुल्क में ऑलरेडी उसके सब्सिट्यूट बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर कस्टमर अगेन स्विच कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप बेचते हैं, आप लेट्स से पेप्सी का बिजनेस है, ठीक है। अब पेप्सी किसी ऐसे मुल्क में है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से ड्रिंक्स मौजूद हैं, तो कस्टमर इजीली स्विच कर सकता है। और भी बहुत से इसके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, चाय हो सकती है, लस्सी हो सकती है, और बहुत से रूह अफ़ज़ा भी इसका है सब्स्टिट्यूट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत प्यास लगी है मुझे, मैं कोई ड्रिंक पीना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मैं घर जाके पानी पी लूँगा, सब्स्टिट्यूट अगेन। फिर है जी आपका थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट। उस इंडस्ट्री में किसी न्यू एंट्रेंट के लिए एंटर होना कितना इजी या कितना मुश्किल है। मुश्किल ऐसा होता है कि आप ऐसी इंडस्ट्री में एंटर होने जा रहे हैं जिसमें बहुत पैसा चाहिए। बहुत पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि कंपटीशन में ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज़ हैं, उन्होंने बहुत खर्चा किया मार्केट में और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आपको भी वो सब फैसिलिटीज़ देनी होगी। जैसे बैंकिंग सेक्टर है पाकिस्तान का, उसकी कंप्लायंस करना बहुत मुश्किल है। उसकी इतनी ब्रांचेज़ होनी चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए आपके पास, तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना। फिर है जी आपके बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। जहाँ से आप चीज़ें परचेज करते हैं, अगेन अगर वो तंग करते हैं आपको, तो उस इंडस्ट्री में एंटर होना फ़ायदेमंद नहीं है। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कैसे ज़्यादा होती है? ऐसी चीज़ जो कि बायर्स कम हैं, सप्लायर्स कम है, बायर्स ज़्यादा, मतलब आप लोग कंपनी ज़्यादा हैं और सप्लायर्स कम। आप सामान लेने जाएँ, कंपनी कहती है जी कि सप्लायर कहते हैं ये कीमत है, आप कहते हैं बहुत ज़्यादा कीमत है, कम करो। सप्लायर्स कहते हैं अगर आपने मुझसे सामान परचेज करना है तो कर लें, वरना किसी और के पास चले जाएँ। अब किसी और के कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, क्योंकि लोग ही बहुत कम हैं, तो इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट में जी के उसमें कंपटीशन कितना ज़्यादा है। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी कितने ज़्यादा फर्म्स हैं। अगर ज़्यादा फर्म्स हैं, इंटेंस कंपटीशन, अगेन उसमें जाना फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये एक एक्सपेक्ट है। दूसरा एक्सपेक्ट ये है कि अक्सर कंपनीज ये करती है जहाँ पे कंपटीशन हो वहाँ चले जाती हैं, और वहाँ जाके ऐसी एक ऑफर लेके आती हैं जो बाकी कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करता। तो उसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी कम हो जाती है, सप्लायर्स भी, आपके थर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट भी कम हो जाता है, क्योंकि सबसे यूनिक चीज़ है। तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे सोचते हैं कि सबसे यूनिक चीज़ हमने लॉन्च करनी है और जितना भी कंपटीशन हमने मुकाबला करना है। 5 फोर्सेस मॉडल पे अगेन मैंने एक यहाँ पे वीडियो लगाई है, लिंक लगाया है, आप इसको देखिएगा, आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिटेल में। Okay, we're doing great. So far, we've covered a great deal of important topics. We learned about the role of strategy, about the purpose of a company's goals, mission and vision statements,
about the different stages of the industry lifecycle model, and about Porter's 5 Forces framework. That's awesome! In this lesson, we will reinforce what we've learned about Porter's 5 Forces model by applying it in practice. Our task will be to analyze the global sportswear industry. So, let's get started. The sportswear industry is a mature market that shows no signs of decline. People need clothing and love wearing sports apparel in their free time, both outside and at home. In the last few years, the industry has experienced a steady growth, and the total market is expected to reach $180 billion by 2020. Globalization, economic growth, favorable fashion, and style trends play a positive role for the current growth the market is experiencing. So, if we have to imagine the industry life cycle graph we saw earlier, the industry is in this phase right here, where the market is still increasing, but the industry is in its mature phase and the companies in it are profitable and generate stable cash flows. The pie is still growing, and most companies are happy. Right. Let's take off our rosy glasses now and look at the competitive environment in the sportswear industry, shall we? As you remember, that's the force at the very center of the 5 Forces model. These are the companies competing in the industry. There are a few names recognizable at a global level. Nike, Adidas, Asics, Under Armour, Puma, and Lululemon are some of the bigger firms out there. Nike and Adidas own several other notable brands that you've probably heard of. Nike owns Converse, while Adidas owns the Reebok brand. There are probably thousands of other smaller firms competing at a local level. Proof that the industry is not concentrated is in its concentration ratio. Previously, we learned a concentration ratio of the first 4 players in an industry of over 80% means the industry is highly concentrated. Well, this is not the case for the sportswear market. The combined share of the top 4 players in this chart accounts for 38% of the total industry turnover. The 2 global giants in this industry are Nike and Adidas, with a market share of 20.1% and 12.4% respectively. Asics and Under Armour complete the top 4 list, but have a significantly lower amount of sales, 2.7% and 2.6% of the total market. The fragmentation of this market and the presence of a few global giants mean the other competitors can compete with established global brands at a local level only. As with any mature market, brand names and marketing efforts play an important role, and smaller companies cannot keep up with the level of investments Nike and Adidas can afford. There isn't a price war in the industry, as the 2 top players offer differentiated products sold at a premium compared to the goods sold by local producers. The driving force in this competition is brand recognition and quality perception. The threat of new entrants is relatively low. A new competitor isn't likely to intimidate established players. Nike, Adidas, Asics, and Under Armour have invested billions of dollars in marketing communication. Their brands are global. Therefore, a new entrant with significant ambitions must spend a lot of money to compete in the market. In addition, the new company must invest in human capital in terms of designer teams, production personnel, and other employees who have the necessary know-how for the creation of sports apparel sold worldwide. Not an easy task, right? So, the barriers to entry are significant if we consider the global market. However, new companies will have a much easier task if they want to compete at a local level. Local competition requires limited amounts of resources, and usually, it is much easier to access existing distribution channels at a local level. If a company aspires to be a global player, perhaps the way to do it is by entering a smaller niche of the market. This requires a smaller investment and allows targeting a specific need of customers. We will explore this topic further in the marketing module of this course. But it makes sense from a strategic perspective too, right? Do not attack large and established companies with a full-scale attack, because this is too difficult to organize and finance. Instead, as a new competitor, target a particular market segment of customers and try to win a significant market share there. Okay, great. What about substitute products? Are they a big threat to the sportswear industry? Yes and no. There will always be demand for casual sportswear attire. However, changing customer tastes and styles may influence this demand in a negative way. Sportswear is trendy. Who knows if 10 years from now this will continue to be the case?
Obviously, other clothing items are a valid substitute for sportswear clothing, but for now, there isn't significant pressure coming up from this force. Right. The remaining two forces we must examine are the bargaining power of suppliers and buyers. Let's start with suppliers. The main raw materials purchased by sportswear producers are cotton, other types of fabric, ethylene, synthetic materials, and rubber. Larger companies, like Nike and Adidas, can obtain cheaper prices from suppliers, which translates into a better cost structure compared to competitors, such as Under Armour, who buy smaller quantities of these products. So, smaller companies may have a harder time sourcing raw materials at a price that is competitive. One way to circumvent this issue is by using alternative fabrics, which means also coming up with an innovative product. The number of suppliers in the industry is relatively high. Therefore, we can conclude this force isn't creating too much pressure for companies operating in the industry. What about the bargaining power of customers? Given this is a business-to-consumers market, where end customers are millions of people, we can say customers cannot negotiate prices. However, it is also true that there are thousands of firms operating in the market. Customers know they have plenty of choice. So, right now, the brands established as global players have differentiated their products to create products of high quality and invest heavily in brand recognition. Companies understand this is a market in which the connection between sports fans and sports stars is strong. Recently, Nike signed a $500 million lifetime contract with LeBron James, one of its most famous testimonials. By creating branded products, market participants differentiate their brand and relate to the outstanding sport achievements of their testimonials. Turns out, the main driving force in the client-firm relationship in the sportswear industry is perceived value and brand recognition. Okay, so in summary, we can say the sportswear industry looks very good at the moment. Established brands like Nike and Adidas do not face too much competition at a global level. They have a good relationship with both suppliers and clients and are not threatened by substitute products and new entrants in the near term. This will do for now. We provided a holistic analysis of the sportswear industry. This is how we apply Porter's 5 Forces framework in practice. An awesome exercise, wasn't it? Thanks for watching. अब एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट कर ली, अब हमें देखना है कि हम लोग की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हम लोग की जो अपनी स्ट्रेंथ है उसमें रिसोर्सेज क्या है, किस चीज़ में हमें कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है, किस तरह के लोग हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, इन सबको हम कहते हैं वैल्यू चेन। वैल्यू चेन में 2 एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। इसको मैं आपको ना इस तरह समझाता हूँ। ये यहाँ आपको ये फुल इसकी डायग्राम है, आपको इसमें समझ आ जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है इसकी। ये देखिए जी, ये आपके हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक, आपके ऑपरेशंस, आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, और फिर आपके सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग डिपार्टमेंट। जब ये सब आपके स्ट्रॉन्ग हो तब आप आगे की तरफ मूव करते हैं, आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। इसका मैं इस तरह आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये एक चेन है, देखें ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, फिर ये एक ब्लॉक है। देखें ये जब एक चेन है, राइट। अब ये मजबूत क्यों है? क्योंकि इसका हर एक ब्लॉक मजबूत है, स्ट्रांग है। अगर कोई सा एक ब्लॉक यहाँ से वीक हो जाएगा तो ये चेन टूट जाएगी और ये फुल चेन ही वीक हो जाएगी। इसी तरह से जितने भी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब वो एक चेन की फॉर्म में होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। अगर हर एक चेन में वैल्यू स्ट्रांग होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू स्ट्रांग होगी, चेन स्ट्रांग होगी, तो नेक्स्ट चेन को सपोर्ट मिलेगी उसको ग्रिप होने में और उसको और स्ट्रांग होने में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम उसी डायग्राम पे जाएं, ये देखें, यहाँ पे ये आपकी प्राइमरीज एक्टिविटीज़ है, मेन एक्टिविटीज़ ये हैं कि आपने इनबाउंड लॉजिस्टिक में आता है जी, आपने जो सामान परचेज किया उसको सेव कैसे करना है, उसको आपने
किस तरह से आपने ऑर्डर प्लेस किया, किस तरह से वो सेव हुआ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया, आप स्टोर किस तरह से करते हैं, हैंडलिंग किस तरह से करते हैं, कितने चांसेस हैं कि मिसप्लेस ना हो, एफिशिएंट कितने हैं, आपका सॉफ्टवेयर क्या है, फिर कितना इफेक्टिवली एफिशिएंटली आप अपने गुड्स को कन्वर्ट ऑपरेशंस में लेके आते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, और कितना आप इफेक्टिव हैं कि आपकी चीज़ें आउटबाउंड चले जाए, मतलब कस्टमर चले जाए, होलसेलर तक चले जाए। फिर आप उसके सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं, आपके एडवर्टीजमेंट कितनी डिफरेंट है, आपके एजेंसी से लिंक कैसे हैं, क्या ऑफर लेके आते हैं, डिस्काउंट के ऑफर लेके आते हैं, सेल्स फोर्स आपकी कितनी इफेक्टिव है। ये आपकी यहाँ तक ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं। आपका फर्म का स्ट्रक्चर, किसने किसको रिपोर्ट करना है, कितना इजी है ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, आपका इक्विपमेंट कैसा है, ये सब अच्छा होगा तो आपकी चीज़ें इजीली कन्वर्ट होंगी फिनिश गुड्स में। आपके ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होंगे सब तो ये सब चीज़ें बनाएंगे ना। फिर आपकी टेक्नोलॉजी, आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट कैसा है, परचेजिंग डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में फ़ायदा होगा। तो इनमें से आपने कोई एक देखें कि आपको किस में फ़ायदा है, हाँ, फिर आप उसका कंपैरेटिव एडवांटेज बनता है और फिर आप वो चीज़ लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ह्यूमन रिसोर्स सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे बेस्ट इंजीनियर्स हैं या सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो आपको इनमें फ़ायदा है तो वही चीज़ बनाएं आप। अच्छा, जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपकी वैल्यू चेन आपको हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि आपने किस में
कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करना है। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लॉजिस्टिक आपकी बहुत अच्छी है, आप पैसे बचाते हैं, इसका मतलब आप कॉस्ट लीडरशिप में जा सकते हैं, सबसे कम हम सामान बेच सकते हैं, डिफरेंशिएट में आप जा सकते हैं, देखिए आपकी चीज़ें डिफरेंट है, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपके पास ऐसे ऑपरेशंस के लोग हैं, सबसे डिफरेंट चीज़ बनाते हैं, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग के लोग। फोकस स्ट्रेटजी में है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो कैसे हैं, क्या वो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग के हैं, क्या वो एक सेगमेंट को फोकस करने की सलाहियत रखते हैं, ऐसा है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये भी एक नीड वांट एंड डिमांड है, इसको मैंने आइडेंटिफाई करना है, हर दफ़ा न्यू चीज़ सोचते हैं। जैसे फ्राइज़ की एग्जांपल आपको तो सबको फ्राइज़ पसंद है, लेकिन जिसने ये आइडिया सोचा है कि लोडेड फ्राइज़ होने चाहिए क्योंकि सबको उस फ्राइज़ के साथ केचअप पसंद है, तो उन्होंने लोडेड फ्राइज़ बना दिए, तो वो फोकस स्ट्रेटजी फोकस करते हैं। फिर आप इसी को देखते आप गोल सेटिंग करते हैं कि मैंने क्या गोल सेट करने हैं, क्या चीज़ बनानी है, किस एरिया में जाना है, आप क्या क्या चीज़ें होंगी, SBU स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, मतलब चीज़ें कौन कौन सी होंगी, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन में आप देखते हैं आपकी लोकेशन क्या होगी, किस मुल्क में आपने जाना है, और जिस मुल्क में आपने लॉन्च करनी है उसमें या तो आपने फुली अपने नाम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने किसी कंपनी का स्ट्रैटेजिक अलायंस करना है, ज्वाइंट वेंचर करना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी, स्ट्रैटेजिक अलायंस और ज्वाइंट वेंचर में डिफरेंस क्या है। फिर आप कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपने जो सब प्लानिंग की थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हुई, यानी आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ, जितनी आपने पैसे लगाए हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें कितनी है, मार्केट शेयर आपने कितना कैप्चर किया, BCG मैट्रिक्स क्या था आपका, मार्केट में आपकी रेपुटेशन कैसी है, कस्टमर का फीडबैक कैसा है, आपके मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो भी खुश हैं या नहीं, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क से आपके रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं या और डैमेज हो गए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, यही है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।